नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रजनीश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि एसएससी जीडी की एक सीरीज के रूप में हम जीके जीएस को पढ़ रहे हैं, तो आज आपके सामने ये चौथा पेपर है। तो देखें, हम चौथे पेपर का विश्लेषण करेंगे, उनके नज़दीक के आसपास के जो ऑप्शन है उन पर नज़र मारेंगे और आगे जो भी डिटेलिंग होगी देखते जाएंगे। जैसे आपने अगर पहले पेपर से देखा हो तो लगातार जो पहला पेपर था उसमें जो एनालिसिस किए थे हम, लगातार उन पेपरों का फायदा अगले पेपर में दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसके इर्द गिर्द के ऑप्शन है आपको ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। ठीक है, देखें आपका जो पहला प्रश्न है कि के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, मतलब पूछ रहा है कि H2SO4 किसे कहा जाता है या किसका रासायनिक नाम है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो जिसका उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा तो वो होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल जिसे कहा जाता है H2SO4। इसे ही ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी H2SO4 को ही गंधक का अम्ल कहा जाता है। याद रखें, गंधक का अम्ल कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी इसे ही गंधक का अम्ल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये गंधक का अम्ल कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल को, और इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है ये उर्वरक में किया जाता है, उर्वरक बनाने में, या इसी का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक सामग्री बनाने में। तो इसका प्रयोग उर्वरक में भी किया जाता है और विस्फोटक सामग्री बनाने में भी किया जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल का प्रयोग। ठीक है, इसे हिंदी में कसीस का तेल भी कहते हैं। याद रखें, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल को हिंदी में कसीस का तेल भी कहते हैं, कसीस का तेल। ठीक है, इसे कसीस का तेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये हरे कसीस से प्राप्त होता था, हरे कसीस से प्राप्त होता था, इसीलिए इसे कसीस कहते हैं। और तेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है, जो इसका स्वभाव होता है, वो आपका तेलीय टाइप का होता है या तरल रूप में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कसीस का तेल। ठीक है, तो आपको H2SO4 से इतने चीजें याद रखनी है। इसे इसका प्रयोग उर्वरक में किया जाता है, विस्फोटक में भी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जिसे आयरन सल्फेट कहा जाता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? आयरन जो हरा विट्रियोल है, इसे आयरन सल्फेट को हरा विट्रियोल कहा जाता है। आयरन सल्फेट को आपका कहा जाता है हरा विट्रियोल। ठीक है, इसके अलावा अगला जो एक और ऑप्शन है जिसे नीला विट्रियोल, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीला विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को नीला विट्रियोल कहा जाता है। याद रखें, कॉपर सल्फेट को नीला विट्रियोल कहा जाता है। इसीलिए भी प्रश्न याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से हरा विट्रियोल क्या है? तो आयरन सल्फेट हरा विट्रियोल है। नीला विट्रियोल क्या है? तो कॉपर सल्फेट नीला विट्रियोल है। और ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 है जिसे कसीस का तेल कहा जाता है, और इसका जो प्रयोग है उर्वरक में और विस्फोटक में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? बजट दस्तावेज कुल व्यय को में वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो बजट होता है, तो बजट दस्तावेज को किस रूप में व्यय करते हैं? पहला ऑप्शन है माल और आय, दूसरा है आंशिक और पूर्ण व्यय, तीसरा है सेवाओं और गैर माल सेवाओं, चौथा है योजनागत और गैर योजनागत व्यय। तो याद रखें, बजट को दो फॉर्म में जाते हैं, बदलते हैं, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। इसमें आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो योजनागत व्यय ऐसी चीजें जिनको योजनाबद्ध रूप से योजना के रूप में लाया जाता है, वो योजनागत खर्च होता है या योजनागत व्यय होता है। और जो बिना योजना के ही बहुत सारी चीजें समय के अनुसार खर्च कर दी जाती हैं, वो गैर योजनागत व्यय जाती हैं। ठीक है, दूसरा बात, आप व्यय या बजट से, ठीक है, आप व्यय बजट से आप कुछ चीजें और याद रखें। एक चीज है बजट। बजट तो याद रखें, बजट भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपको पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। बजट को आर्टिकल 112 में बजट के स्थान पर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, दूसरी बात आप बजट से और भी याद रखें कि बजट जो था, तो बजट की अगर बात करें तो अंग्रेजों के सबसे पहले बजट लाया गया था। तो अंग्रेजों ने कौन से
1833 की अधिनियम में, आपका 1833 के चार्टर अधिनियम में बजट शब्द की पहली शुरुआत की थी। तो भारत के लिए 1833 के अधिनियम में के लिए एक ही प्रकार रहा था। जबकि आप ये भी याद रखें कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में अंग्रेजों ने आम बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया था। यानी 1926 पास आम बजट रेलवे बजट क्या है, अलग अलग का, जो कहां पर लिखा हुआ था 19 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। ठीक है, तो ये भी बजट से इतनी सारी बातें आप याद रखें। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। तो याद रखें कि मृत से पदार्थ, मृत चीजों से यदि भोजन प्राप्त करते हैं तो ऐसे जो जीव हैं वो कहलाते हैं मृत जीवी, या इन्हीं को मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, देखें ऑप्शन पर नजर डालते हैं। एक ऑप्शन में लिखा है स्वपोषी। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो आपके विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये भी याद रखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला है मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित डेक्यू फिक्शन है। मतलब मोहिनीअट्टम की जननी पूछा है कि मोहिनीअट्टम की जननी कौन है। तो अगर देखूं तो मोहिनीअट्टम की जो जननी है, इसका जो राइट आंसर होगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, जो मोहिनीअट्टम है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ का है। तो ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ओडिशा कहाँ का है, उड़ीसा का है, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ठीक है, तो ये भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखें मकर संक्रांति जिसे हम लोग बुड़की कहा जाता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो किस राज्य में से पेड़ा पाडुंगा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, पेड़ा पाडुंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। ठीक है कि नहीं, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल कौन सा है। पूछ रहा है कि चूना पत्थर का कच्चा माल कौन सा है। याद रखें चूना पत्थर किसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर है वो कच्चे माल यानी मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और याद रखें सीमेंट उद्योग से याद रखें सीमेंट अनेक सीमेंट आपका न जमे किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, और ध्यान से सुने, जिप्सम से ही जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रश्न कई बार पूछा गया, दोनों मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, सिर्फ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 है। ये भी याद रखें, CaSO4 2H2O ये जिप्सम हो जाएगा, जो सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जबकि CaSO4 1/2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, जिसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ दंत चिकित्सा में सांचे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस प्रश्न को भी आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विषम का चयन करें। विषम का आपको विषम को चुनना है। संकेत दिया है रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, मतलब रेशेदार फसलों को आप चुने और जो अलग हो उसको अलग कर दें। तो याद रखें इसमें कपास, रबड़, जूट और सन दिया है। तो कपास आपका ये कैसी फसल है, रेशेदार है। जूट भी आपका, जूट जिससे फट्टी उट्टी बनी होती है, आपने बोरे देखे होंगे, तो बोरे आपके बोरे जूट से ही बनते हैं। ठीक है, सन भी आपका कैसी है, रेशेदार है। लेकिन जो रबड़ है ये एक प्रकार का प्राकृतिक
बहुलक है और किसका प्राकृतिक बहुलक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रबड़ जो है आइसोप्रीन का आपका क्या है, बहुलक है। आइसोप्रीन का आपका एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है, याद रखें आप। ठीक है, तो रबड़ इसमें सबसे अलग है, तो विषम चुनना था तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, जो आइसोप्रीन का आपका बहुलक है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है। तो देखें राष्ट्रपति, पहले पेपर में भी मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें डिस्कस कराई थी। देखें मैंने आपको बताया राष्ट्रपति, कुछ बातें आप याद रखेंगे राष्ट्रपति में। पहली बात तो ये, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति के ऊपर लाना पड़ेगा आपको महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये भी आपका कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। तो याद रखें कि चुनाव विधि की बात करता है तो इसका निर्वाचक मंडल मतलब कहां से उत्तर सही हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। और ऑप्शनों पर नजर मारते हैं। देखें एक ऑप्शन लिखा है जर्मन मतलब जर्मनी, तो जर्मनी से हमने लिया है भारतीय संविधान में क्या, आपातकाल, जब चीजें आपकी जल जाती हैं तो देश में क्या लग जाता है, आपातकाल। ऐसे याद रखें आप, जर्मनी से इमरजेंसी लिया है हमने। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360। बढ़ते हैं, देखें और ऑप्शन क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। और याद रखें संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। एक बात और जो संविधान संशोधन इस एग्जाम में पूछी जाती है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के बहुमत द्वारा। ठीक है, जैसे साधारण बहुमत से बहुत सारे प्रस्ताव पारित होते हैं, विशेष बहुमत जैसे राष्ट्रपति को पर आपको महाभियोग से हटाना है तो विशेष बहुमत आपको लाना पड़ेगा, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत, इससे आपका जैसे पंचायतें हैं तो पंचायतों का जो पंचायतें जो बनी थी शुरुआत में बलवंत राय मेहता 1957 में आपका क्या पंचायतों से संबंधित चीजें लेकर के आए थे, तो वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के बहुमत से ही आपके क्या हुई थी, पारित हुई थी। देखें एक और देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से आपने क्या लिया है, तो यूएसए से मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यूएसए से आपने राष्ट्रपति का पद लिया है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ली है। ये भी आपने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए से लिया है आपने। ठीक है, साथ ही साथ यूएसए से हमने लिया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार आपके किस देश से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से ही लिए गए हैं। जबकि आपका यहाँ पर याद रखें, जैसे ही मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बात बहुत अच्छे से आपको बता दूं, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। और ध्यान से सुने, जनहित याचिका जिसे इंग्लिश में PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, ये भारतीय संविधान में अमेरिका से ही ली गई है। साथ ही साथ जो न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और एक बात याद रखें, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन। तो भारतीय संविधान में जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
लिया है। कई बार पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से आपने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आप इसमें इतनी सारी बातें आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है 2004 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें अगला जो प्रश्न है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी की थी। तो एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी 2019 में किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है किसने की थी, कतर ने की थी इसकी मेजबानी। ठीक है, बढ़ते हमारे देखें ये करंट अफेयर्स के उस टाइम के प्रश्न थे। ठीक है, अगला लिखा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। मतलब राज्य में आपका राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो पूछता है कि राज्य कार्यकारिणी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो अगर मैं कहूं इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 इसका राइट आंसर होगा। अब ध्यान से सुने दूसरी बातें देखें, देश के लिए होती है संसद, संसद जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, और संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। जिस प्रकार देश में संसद काम करती है उसी तरह राज्य में राज्य विधानमंडल काम करता है। राज्य विधानमंडल से इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और इसके भी 3 अंग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। क्लियर है कि नहीं। तो ये संसद जो है ये देश में होती है, उसी तरह प्रत्येक राज्य में आपका क्या होता है, राज्य विधानमंडल होता है। जो काम देश के लिए लोकसभा करती है वही काम राज्यों के लिए विधानसभा करती है। जो काम देश के लिए राज्यसभा करती है वही काम राज्यों के लिए विधान परिषद करती है। जो काम देश के लिए राष्ट्रपति करता है वही काम राज्यों के लिए राज्यपाल करता है। एक और बात याद रखें, ठीक है, जो एज भी कई बार पूछी जाती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र 25, 30, 35, यहाँ पर भी याद रखें 25, 30 और 35। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव से बनते हैं सांसद, और सांसद मिलकर के इसको बना देते हैं प्रधानमंत्री को। इसीलिए आप कई बार पढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, मतलब जिसके जितने ज्यादा सांसद उसी का क्या, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार आपका जो विधानसभा से बनते हैं विधायक, और विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर को बना देते हैं। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री होता है ये विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसके जितने ज्यादा विधायक उसी का क्या, मुख्यमंत्री। तो ये भी याद रखें, संसद का संबंध लोकसभा से है और विधायक का संबंध राज्यों की विधानसभा से है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कई बार आपको बता चुका हूं कि जो मोहिनीअट्टम है किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है। ठीक है कि नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। पूछ रहा है कौन सा मंत्री था जिन्होंने टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर है। तो करंट अफेयर्स का ये भी प्रश्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। मतलब पूछ रहा है ऐसा कौन सा सिख व्यक्ति था जिसने
बाढ़ से लोगों को बचाया था, बाढ़ क्या आग जो लग गई थी, जंगल में लगी आग से भी लोगों को बचाया था, साथ ही कोविड-19 में भी लोगों की बहुत सहायता की थी। ऐसे व्यक्ति का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह बहुत हाईलाइट थे उस टाइम पे ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा अमर सिंह। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी, ठीक है। तो देखिए खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, गांधी जी से संबंधित था। तो अगर मैं खेड़ा की बात करूं तो खेड़ा में किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। अब ध्यान से सुने, ठीक है। देखें गांधी जी के कुछ आंदोलन जो आपको दिमाग में बैठाए रखना है। पहला जो आंदोलन है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। इसी प्रकार खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जो आंदोलन था, तो खेड़ा आंदोलन आपका ये महात्मा गांधी का 1918 में हुआ था। इसी प्रकार आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ये भी आपका गांधी जी का 1918 में हुआ था। साथ ही साथ आप याद रखें आपका असहयोग आंदोलन, एक है असहयोग, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, और एक है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में। एक और महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी का था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का एक और आंदोलन था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका हुआ था 1942 में। तो गांधी जी का चंपारण जो आंदोलन था, चंपारण में चंपारण बिहार में आता है, और इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। चंपारण में क्या होता था, गांधी जी जो अंग्रेज थे वो नील की खेती करवाते थे भारतीयों से, ठीक है, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो गांधी जी वहां पर गए थे और नील की खेती को क्या करवाया था, रुकवाया था। इसी प्रकार खेड़ा जो आंदोलन था, तो खेड़ा में क्या हुआ था कि उसी समय क्या हुआ था, राजस्व मतलब सूखा उखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण क्या है, भारतीय लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, अंग्रेजों की लगान नहीं दे पा रहे थे। तो गांधी जी उस टाइम पे फेमस थे, तो गांधी जी को बुलाया गया था। तो गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो किसानों का आपका क्या है कर्ज माफ कर दिया गया था। ये आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या हुआ था, 1918 में अहमदाबाद में आपका क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था। जो वहां का अधिकारी था मिल मजदूर का, उसने क्या किया था, लोगों को प्लेग बोनस दे दिया था, प्लेग बोनस दे दिया। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ उसने प्लेग बोनस बंद कर दिया देना, ठीक है। तो वहां के अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी को बुलाया गया, तो गांधी जी से अंग्रेज भारतीयों ने कहा कि भाई जब ये पेमेंट दे देते थे, यानी प्लेग बोनस दे देते तो हमारा बढ़िया ढंग से गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो प्लेग बोनस भी नहीं मिलता है। तो गांधी जी और मिल मजदूर इन लोगों के साथ गांधी जी पहुंचे थे मिल के मालिक के पास। तो आपका क्या हुआ था, इन दोनों के बीच गांधी जी ने सहमत दिलाई थी, कुछ लोगों को क्या मिला था, बोनस मिला था। इसी तरह असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन थे, और सबसे महत्वपूर्ण गांधी जी का आंदोलन था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और याद रखें गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर गांधी जी का जन्मदिन हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी जीवन भर सत्य और अहिंसा के पुजारी बने रहे हैं, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हो जाएगी बिड़ला हाउस के मैदान में, ठीक है, बिड़ला हाउस के मैदान में। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की याद में। एक और मैं आपका डाउट दूर करा दूं, गांधी जी को जब मारने वाले व्यक्तियों के नाम आएंगे तो आपका नाम में नाथूराम गोडसे सबसे ऊपर होते हैं। याद रखें इस बात को कि नाथूराम गोडसे के साथ साथ 4 लोगों ने गांधी जी को 4 लोगों ने मारा था। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे और करकटे, ये गांधी जी की मौत में सम्मिलित 4 लोग थे, जिसमें से आपका 2 लोगों को फांसी दे दी गई थी और 2 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी से संबंधित 3 प्रश्न भी आप याद रखें। साथ ही साथ गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। इन प्रश्नों पर भी आप गौर किए रहें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए। तो पहली बार आपको याद होना चाहिए कि क्रिकेट विश्व कप जो 1983 में हुआ था, ये
भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इसका क्या है, फाइनल मैच खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। इस मैच में भारत ने 183 रन बनाए थे, 183 रन बनाए थे और 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया था। भारत ने कितने रन बनाए थे, 183 रन बनाए थे और 43 रनों से किसको हरा दिया था, वेस्ट इंडीज को हरा दिया था भारत ने। साथ ही साथ क्रिकेट विश्व कप में आपका पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो क्रिकेट विश्व कप में इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे ये कृष्णामाचारी श्रीकांत, जिन्होंने उस दिन कितने रन बनाए थे, 38 रन बनाए थे। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी याद रखें। तो पूछा जा सकता है कि 1983 का विश्व कप आपका किसके साथ हुआ था या फाइनल उसका, तो भारत और वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। भारत ने 183 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज पीछा कर रही थी रनों का, तो वेस्ट इंडीज 43 रनों से हार गई थी और उस दिन कृष्णामाचारी श्रीकांत ने 38 रन सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस वर्ष चीन में हुआ था, तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चाइना में हुआ है और कितने साल पहले ये आविष्कार हुआ था, 7000 वर्ष पूर्व ये आविष्कार हुआ था, याद रखें। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया गया था। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक कब से घोषित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था। अब ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ बातें समझ लें आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, स्थापना होती है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 में किसका उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, यदि 124 को मैं उल्टा कर दूं तो बन जाएगा 214 और 214 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यों में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखें कि हाई कोर्ट की जो वर्तमान संख्या है वो 25 है। तो सुप्रीम कोर्ट देश में एक होता है जबकि हाई कोर्ट राज्यों में होते हैं। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, ये भी याद रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है। अभिलेख न्यायालय, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 129। इसी प्रकार क्या हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा, तो जी हाँ, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, तो इतनी भी सारी आप बातें याद रखें। ठीक है, इनका डिटेल हम अगले पेपरों में करेंगे, जब हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो इनका मैं डिटेल बताऊंगा क्या है अभिलेख न्यायालय, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखें। स्वतंत्रता के समय 1947 में जब लोग स्वतंत्र हुए थे तो यहाँ भुखमरी पड़ी हुई थी, खाने पीने के लिए वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं थी। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका पूछ रहा है कि कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो याद रखें अब उस समय की 75% जनसंख्या आपका क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, तो वर्तमान में लगातार कृषि का औसत क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और जब कृषि का औसत घट रहा है या कृषि में क्या हो रहा है, देखें कृषि में आपको एक बेरोजगारी मिलेगी, उस बेरोजगारी को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको खेती में मिलेगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऐसी बेरोजगारी जहां आपका क्या है, रेगुलर काम नहीं मिलेगा। जैसे 12 महीने आपको काम चाहिए, तो कृषि में 12 महीने का काम नहीं भाई, छिपी हुई बेरोजगारी है, 2-3 महीने तक रोजगार रहेगा, इसके पता चल रहा है कि 6-7 महीने आराम है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है जो अधिकतर कृषि पर ही निर्भर है, और उस टाइम की 75% जनसंख्या आपका खेती पर निर्भर थी। ये भी आप याद रखें।
ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तर के मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाते हैं। तो पूछ रहा है क्या है, तो ऐसा जो चीज है ये मानसून के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो मानसून में आपका इसका जो सही राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मानसून गर्त, मानसून गर्त। ठीक है, तो ये आपके रहे प्रश्न। ठीक है, ये आपके रहे प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। ठीक है, इस सीरीज में आपको आशा करते हैं कि लगातार फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम नेक्स्ट सीरीज अगले दिन हमारी लगातार ये जारी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।